ब्रेस्ट कैंसर अभी के समय में सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक बीमारी जिससे हर साल, हर महीने, हर रोज बहुत सारे पेशेंट्स मरते हैं, बहुत सारे नए पेशेंट्स मिलते हैं। आज के इस वीडियो में इसी ब्रेस्ट कैंसर के हर एक पहलू को समझेंगे। ये ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ये कैसे होता है, क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं, कैसे इसका हम इलाज करते हैं, कैसे इसका पता लगाते हैं और अंततः कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं, जिससे हमारे जो पेशेंट्स हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर कुछ भी सवाल होता है, कुछ भी डाउट होता है, पूछिएगा कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिएगा। तो मैं हूं अक्षय कुमार, आप सभी का क्रिएटिव डॉक्टर, और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ब्रेस्ट कैंसर अभी के समय में सबसे कॉमन और सबसे खतरनाक बीमारी जो कि हर साल बहुत सारे फीमेल्स के डेथ का कारण बनता है। हर साल बहुत सारी फीमेल्स इससे डायग्नोज होती हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? ब्रेस्ट कैंसर को समझने से पहले हम ये समझें कि ये कैंसर क्या चीज है। ये जो कैंसर वर्ड है, इस कैंसर वर्ड का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, जितने भी कोशिकाएं हैं, उन सभी का सेल डिवीजन होता है। वो सभी डिवाइड करते हैं और उससे ही हमारे शरीर का डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। हम बचपन से बड़े होते हैं, एडल्टहुड में आते हैं, हमारा डेथ होता है। ये सभी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये सभी का सभी सेल डिवीजन के कारण होता है, उन कोशिकाओं के डिवीजन के कारण होता है। पर वो जो सेल डिवीजन है वो एक लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। उनका जितना हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है उतना ही सेल डिवीजन होता है। जब किसी कारण से वो जो सेल डिवीजन है वो रुके नहीं, वो अनवांटेड होता चला जाए, हमारे शरीर में सेल डिवीजन की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर में नए कोशिकाओं की जरूरत नहीं है, पर हमारे शरीर के अंदर वो जो सेल का डिवीजन है वो बंद नहीं हो रहा, वो सेल डिवीजन होता जा रहा है शरीर के किसी भी एक हिस्से में, उसी को हम ट्यूमर कहते हैं। और वो ट्यूमर जब हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर फैलता है, देन इट इज कॉल्ड एज कैंसर। उसे हम कैंसर का रूप देते हैं, उसे हम कैंसर का नाम देते हैं। अब ये जो सेल डिवीजन का दिक्कत है, जो सेल डिवीजन अनवांटेड हो रहा है, ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है। हमारे ब्रेन में हो सकता है, उसे हम ब्रेन ट्यूमर कह देते हैं। लंग्स में होता है, हम उसे लंग्स का ट्यूमर कह देते हैं। तो ये जहां भी होगा वहां पर ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। सेम उसी तरह ब्रेस्ट के जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर जब अनवांटेड सेल डिवीजन हो रहा है और वो एक मास ऑफ सेल्स बना रहे हैं, कोशिकाओं का गुच्छा बना रहे हैं, एक गठरी टाइप बना दे रहे हैं, उसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है जिससे बहुत सारे पेशेंट्स का डेथ होता है। WHO की एक रिपोर्ट को मानिए अगर, तो 2022 में लगभग 23 लाख नए केसेस मिले थे ब्रेस्ट कैंसर के, जिनमें से 6,70,000 पेशेंट्स का डेथ हुआ था। लगभग 185 कंट्री में से 157 कंट्री, 157 कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। ये WHO का रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा। दिस इज ऑल अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ WHO। मैं उसके रिपोर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इजीली जाके सारे के सारे रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हो। तो ये ब्रेस्ट कैंसर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज्यादा खतरनाक है, ये इतने सारे केसेस दिखते हैं इसके। ठीक है, इस ब्रेस्ट कैंसर के इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो इटियोलॉजी यानी कि कारण तो कुछ वैसा हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर कारण से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, किसी XYZ रीजन से हमारा ब्रेस्ट कैंसर दिख रहा है। कुछ रिस्क फैक्टर्स जरूर हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। उन रिस्क फैक्टर्स में तो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है वो है जेनेटिक्स, यानी कि फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो देयर आर चांसेस कि उस फैमिली में आगे चलकर किसी फीमेल को, किसी वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर हो सके। सो फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स इज वन ऑफ द मेजर कॉज, वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द ब्रेस्ट कैंसर करेंटली, अभी के समय में। इस फैमिली हिस्ट्री के अलावा जो और कुछ अलग अलग कारण हैं, उनमें से जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण है वो है अभी के समय में अल्कोहलिज्म, टोबैको। अल्कोहलिज्म और टोबैको च्यूइंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, सबसे प्रमुख कारण है, वो है हार्मोनल डिसबैलेंस। ये हार्मोनल डिसबैलेंस का केसेस भी बहुत दिखता है अभी के समय में। अभी के समय में जनरली जेनेटिक्स और हार्मोनल डिसबैलेंसेस ये मोस्ट कॉमन दिखते हैं जितने भी केसेस हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि जिस भी फीमेल में, जिस भी वुमेन में हार्मोनल डिसबैलेंस है उनमें ये ब्रेस्ट कैंसर हो ही जाए। दिस ऑल आर जस्ट रिस्क फैक्टर्स। इनसे रिस्क बढ़ता है ब्रेस्ट कैंसर का। ये जरूरी नहीं कि 100% इन सभी रिस्क फैक्टर्स के कारण ब्रेस्ट कैंसर हो ही जाएगा। कुछ और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें अल्कोहल इंटेक, ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट होना, अर्ली मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स का बहुत जल्दी शुरू हो जाना, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाना, अर्ली प्रेगनेंसी, इसके साथ साथ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन मतलब क्या होता है? जीन म्यूटेशन यानी कि हमारा जो डीएनए है, हमारा जो जीन है, उसमें किसी कारण से कुछ बदलाव हो जाना, अनवांटेड चेंजेस हो जाना, जिसके कारण से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है उनमें कुछ डिफेक्ट आता है। उसके कारण से बहुत सारे कंडीशंस को लेकर आते हैं। तो जीन म्यूटेशन के कारण भी कैंसर होता है।
नहीं, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर का ही बात नहीं, बॉडी में जितने भी तरह के ट्यूमर्स होते हैं उनमें जीन म्यूटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण हैं जिसके कारण रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, अब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण के बारे में अगर समझे, लक्षण के बारे में अगर हम सुने कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, तो उनमें जो सबसे पहला है वह थिक स्किन, यानी कि चमड़े जो है ब्रेस्ट के ऊपर का जो स्किन है वो स्किन काफी थिक हो जाएगा। ब्रेस्ट में हमें लंप मिलेगा, लंप यानी कि मास ऑफ सेल्स, जो कि मैंने पहले बताया कि सेल डिवीजन, अनवांटेड सेल डिवीजन हो रहा है, तो वो एक गुच्छे के जैसा, गठरी के जैसा प्रेजेंट होगा ब्रेस्ट में। वो लंप ऑफ मास हमें फील होगा जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे उस समय। तो पहला क्या, पहला तो स्किन काफी थिक हो जाएगा। दूसरा, लंप ऑफ मास मिलेगा, हमारे मास, सेल के मास का गुच्छा मिलेगा, सेल का गुच्छा वहां पे दिखेगा, फील होगा। तीसरा, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, यानी कि जो ब्रेस्ट का स्किन है उस स्किन का कलर चेंज होगा, उस स्किन में डिस्कलरेशन आएगा। वो लाल हो सकता है, जनरली या तो रेडिश कलर का होता है, नहीं तो वो ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो ब्रेस्ट का निपल है वो निपल इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड निपल हो जाता है। इसके साथ साथ जो ब्रेस्ट का साइज है, शेप है, ये इसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन आता है, ये चेंज हो सकते हैं। देन इन सीवियर केसेस, जैसे जैसे कंडीशन आगे बढ़ता है तो पस फॉर्मेशन होता है, यानी कि पानी, पस जैसा कुछ डिस्चार्ज होता है, लिक्विड डिस्चार्ज होता है, पस फॉर्मेशन भी हो सकता है इन द केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। धीरे धीरे अगर हम इसका इलाज ना करें, अगर हम कंसल्ट ना करें डॉक्टर से, तो आगे चलकर ये जो हमारा ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है, जो मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये फैल भी सकता है। अभी तक तो ये ब्रेस्ट में ही था, पर ये धीरे धीरे फैल भी सकता है। फैल के कहाँ जाएगा, जनरली सबसे पहले एक्जिला में जाता है, यानी कि हमारे बगल में जाता है, आर्मपिट जिसे हम बोलते हैं, आर्मपिट एरिया में ये फैलता है, वहां पे एक्जिला है, उस एक्जिला में ये जाता है, वहां पे लिम्फ नोड है जिससे कि ये पूरे के पूरे शरीर में फैल सकता है। पर अगर हम जो सबसे कॉमन हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद वो जो लंप ऑफ मास है, मास ऑफ सेल है, वो हमारे एक्सिला में, यानी कि हमारे आर्मपिट की तरफ मूव करता है, वहां पर ये फैलता है, धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल सकता है, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस यानी कि जो ट्यूमर है, जो हमारा अनवांटेड सेल का डिवीजन हो रहा है, उसके अलग अलग टुकड़े होकर वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाके जमा हो जाएंगे, और वो जहां भी जाएगा वहां पर वही परेशानी क्रिएट करेगा जो हमारे ब्रेस्ट में कर रहा था, जो कि अनवांटेड सेल डिवीजन। एक बात सुन के थोड़ा सा शॉक लग सकता है आप सभी को, मतलब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये जरूरी नहीं कि सिर्फ फीमेल्स में ही हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इट इज नॉट नेसेसरी कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स में हो। अकॉर्डिंग टू WHO 99%, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस आर फीमेल्स। 99% ऑफ द केसेस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर आर फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स में ही 99% होता है, पर देयर आर इंसिडेंट्स जहां पर लगभग 1% केसेस में मेल्स में भी ये ब्रेस्ट कैंसर दिख सकता है। ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट अप्रोच होता है वो मोर और लेस दोनों में सेम ही होता है, बट स्टिल इट कैन अकर इन बोथ मेल एंड फीमेल। द मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर फीमेल्स एंड द माइनॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर मेल्स। अबाउट 1% ऑफ द पेशेंट्स आर मेल्स और 99% हमारे जो केसेस होते हैं वो फीमेल्स में ही दिखते हैं। तो ये कुछ लक्षण हुए हमारे इस ब्रेस्ट कैंसर के। इसके बाद अब आते हैं ट्रीटमेंट की ओर। तो ट्रीटमेंट में देखिए, ट्रीटमेंट में ऐसा है कि अगर प्राइमरी स्टेज का ट्यूमर है, इफ इट इज फर्स्ट स्टेज ट्यूमर, फर्स्ट स्टेज में हमें पता चल जाता है, तो 90% चांसेस रहते हैं कि हम रिकवर कर सकते हैं, उसे हम बचा सकते हैं। पर अगर ये स्टेज 2 में जाता है तो ये 90% घट लगभग 70 से 80% हो जाता है। अगर ये स्टेज 3 में पता चलता है तो ये घटकर 50% हो जाता है, और स्टेज 4 में ये बहुत ही मुश्किल होता है। स्टेज 4 में हम इसे ठीक नहीं कर सकते, हम पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं, पेशेंट के जिंदगी में कुछ और साल ऐड कर सकते हैं, हम उसे ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेज 4 पे जाने के बाद मेटास्टेसिस भी बहुत स्पीड में होता है, बॉडी में फैलना शुरू होता है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट, इसके उपचार पे। तो ट्रीटमेंट में हम इसे सर्जरी के माध्यम से हम ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं। प्राइमरी स्टेजेस, सेकेंडरी स्टेजेस में वी कैन गो फॉर द सर्जरी। सर्जरी में हम इसमें रेडिकल मैस्टेक्टोमी करते हैं, जनरली मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी करते हैं। इसमें या तो हम जो हमारा ब्रेस्ट का जो हिस्सा जहां पर हमारा ट्यूमर प्रेजेंट है, अगर वो फैला नहीं है अभी तक, अगर वो सिर्फ ब्रेस्ट में ही है, तो वो ट्यूमर जिस जगह पे प्रेजेंट है उस छोटे से एरिया को हम रिमूव कर सकते हैं सर्जरी के माध्यम से, या फिर अगर वो पूरे के पूरे ब्रेस्ट में इन्फेक्ट कर चुका है तो पूरे ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी होता है। ठीक है,
इसके बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज भी होता है, बहुत एडवांसमेंट्स हो गए हैं मेडिकल फील्ड में। तो जो हमारा ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी होता है, उसके बाद ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी भी होता है, तो उसके माध्यम से ब्रेस्ट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो हमारा ट्यूमर है वो कितने एरिया में फैल चुका है, वो कहां पर प्रेजेंट है। अगर वो हमारे एक्सिला यानी कि हमारे आर्मपिट तरफ भी फैल चुका है, तो उस कंडीशन में ब्रेस्ट के साथ साथ हम इस एक्सिला वाले पोर्शन को भी रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लगभग प्राइमरी से सेकेंडरी स्टेज में ये ट्रीटमेंट चलता है। पर अगर मेटास्टेसिस स्टार्ट हो गया है, यानी कि वो जो ट्यूमर है हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है, उस कंडीशन में सर्जरी से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उस कंडीशन में हम कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी की तरफ ही अप्रोच लेते हैं, क्योंकि सर्जरी से उसमें हम ठीक नहीं कर सकते कंडीशन को। उस कंडीशन में कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी आर द ओनली ऑप्शंस वी हैव। ठीक है, तो ये सब कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हुए हमारे पास फॉर द ट्यूमर इन द ब्रेस्ट। इसके बाद अब अगर ये पता करें कि इसे हम पता कैसे करते हैं, ये समझे कि हम पता कैसे लगाते हैं ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता करने के लिए हमारे पास 2-3 टेस्ट हैं। पहला तो हम मैमोग्राफी कराते हैं। मैमोग्राफी हमारे ब्रेस्ट का एक्सरे टाइप का एक टेस्ट होता है, जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि उसमें ट्यूमर्स हैं या नहीं है। जो बहुत छोटे ट्यूमर्स होते हैं, लगभग 1 सेंटीमीटर 2-2.5 सेंटीमीटर के, वो ऐसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम अप्रोच लेते हैं मैमोग्राफी का, जहां पर 1-2-2.5 सेंटीमीटर के जो ट्यूमर्स होते हैं उनका भी हमें पता चल जाता है, उनके नेचर के बारे में पता चल जाता है, उनके लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता है। तो एक तो हुआ मैमोग्राफी। दूसरा हम बायोप्सी करा सकते हैं। बायोप्सी यानी कि हम ब्रेस्ट के सेल्स का कुछ टुकड़ा निकालते हैं, उन सेल्स को स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी करते हैं, उन सेल्स को स्टडी करते हैं। उससे हमें जो हमारा ट्यूमर है उस ट्यूमर के नेचर के बारे में समझ में आता है। उस ट्यूमर के हर एक पॉइंट्स को हम समझ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोप्सी। ठीक है। तीसरा, अगर वो जो ट्यूमर हमारा है बॉडी में फैल चुका है, तो उसके लिए हम पेट स्कैन कराते हैं। पेट स्कैन से भी हमें पता चल सकता है। अब अभी के समय में चूंकि ये काफी कॉमन है, तो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप मैमोग्राफी हर 2 साल में कम से कम एटलीस्ट एक बार कराएं। लगभग 30-40 साल के एज तक आते 30-35-40 के बाद इट इज सजेस्टेड कि आप मैमोग्राफी लगभग हर 2 साल में एक बार जरूर कराएं। बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट होता है, ये कहीं भी हो सकता है मैमोग्राफी बड़े आसानी से। तो उससे आप इस चीज से बच सकते हो। अगर आप ये चांसेस हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ ब्रेस्ट कैंसर का इनिशियल सिम्टम्स दिख रहा है, तो उसे वहीं पे कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पता किया जाए। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये भी है कि अभी के समय में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस भी काफी कम है, तो इसके लिए अवेयरनेस भी फैलाना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सभी को समझ में आए, सब लोग इस पर अवेयर हों थोड़ा। ठीक है, क्योंकि इसके प्रिवेंशन से हम इसे बचा सकते हैं। अर्ली स्टेज में पता चल जाए इसके बारे में, तो इसे हम रोक सकते हैं, इससे हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिस्कशन हमारे ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कीजिएगा। आई विल श्योरली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।